हेलो स्टूडेंट, मैं डीसी शुक्ला टारगेट टाइम्स पर स्वागत करता हूं। इन्वायरमेंट जो आपका पर्यावरण चैप्टर है उसके अंतर्गत आप उसका थर्ड पार्ट जैवमंडल पढ़ रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हमने जैवमंडल के बारे में विशेषताएं बताई, जानकारी दी। उसी जैवमंडल के अंतर्गत जैव विविधता के बारे में भी आपको हमने बताया है। जैवमंडल से किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा हो, आईएएस हो, पीसीएस है, एसएससी है, रेलवे है, यहाँ तक कि पुलिस, एसआई और सबसे प्रमुख परीक्षाओं में जैसे टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन परीक्षाओं में भी पर्यावरण से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। लगभग 7 से 10 क्वेश्चन जैवमंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैवमंडल में ही हम चर्चा कर रहे थे। पिछले इसके वीडियो में हम जैव विविधता के बारे में सारी जानकारी दे चुके हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता सर्वाधिक किन क्षेत्रों में पाई जाती है, जैव विविधता का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, जैव विविधता जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है लेकिन मानव के द्वारा जब जैव विविधता का विनाश किया जाता है तो उस क्षेत्र को संवेदनशील स्थल या हॉट स्पॉट कहते हैं। हमारी चर्चा पिछले वीडियो में हॉट स्पॉट तक हुई थी, संवेदनशील स्थल तक हुई थी, और उसमें हमने बताया था कि हॉट स्पॉट किसे कहते हैं। तो पहले एक बार फिर से देख लीजिएगा। जैव विविधता का मतलब होता है कि किसी प्राकृतिक स्थल में विविध प्रजातियों के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हों, सर्वाधिक पाई जाती हों, ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता कहते हैं। इसके जस्ट पिछले वीडियो में आप जैव विविधता के बारे में संपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं। संवेदनशील स्थल आप लोग जानते होंगे। संवेदनशील स्थल, संवेदनशील स्थल को हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट के बारे में हमने बताया था कि जैव विविधता से परिपूर्ण प्राकृतिक स्थलों पर, जैव विविधता से परिपूर्ण स्थल हो, वहां पर मानव की आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जब जैव विविधता का विनाश किया जाता हो, ऐसे क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट के बारे में हमने बताया था कि विश्व में कुल 38 हॉट स्पॉट चिन्हित किए जा चुके हैं। 38 हॉट स्पॉट चिन्हित किए जा चुके हैं। लेकिन हमने बताया कि भारत में कुल 3 हॉट स्पॉट हैं। 3 हॉट स्पॉट हैं। 3 हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? पहला पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी हिमालय, और तीसरा सुंडा लैंड। 3 हॉट स्पॉट अपने भारत में भी हैं। अब हम यहां मैप में चलें, भारत के मैप में, कि ये 3 हॉट स्पॉट कहां पर हैं। किताब में किस तरह से इसका विवरण दिया गया है वो भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे अपने भारत में हॉट स्पॉट की बात कही जाए तो पहला आपको हमने बताया कि पश्चिमी घाट है, दूसरा पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, और तीसरा सुंडा लैंड है। पश्चिमी घाट से लेकर के समुद्र तक, समुद्र का मतलब है कि अरब सागर तक,
ये पूरे क्षेत्र में जैव विविधता है और इस जैव विविधता का विनाश किया गया। यहां पर वनस्पतियां काटी गई, जलाई गई। क्यों? क्योंकि यहां उद्योग लगाए गए, इंडस्ट्रियां लगाई गई। इंडस्ट्रियां लगाने के लिए यहां वनस्पतियों को काटा गया, जलाया गया। पूर्वी हिमालय क्षेत्र की बात करी जाए तो देखिए, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ये पूरा एरिया आ जाएगा। ये कह लीजिए कि सिक्किम का भी एरिया आ जाएगा। सिक्किम के साथ साथ ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये पूरा एरिया, मेघालय, ये सब आ जाएगा। और इसी के साथ साथ म्यांमार का भी एरिया आ जाएगा। तो जो राइटर है किताब में जो लिखे हैं, पहला तो देखिए लिख दिए हैं पश्चिमी घाट, दूसरा लिख दिए हैं पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय का क्षेत्र दे दिए, और तीसरा दे दिए इंडो म्यांमार, इंडो म्यांमार क्षेत्र, और चौथा दे दिए सुंडा लैंड। यहां पे सुंडा लैंड है, अंडमान निकोबार में सुंडा लैंड। तो इस तरह से 4 हॉट स्पॉट अपने भारत में राइटर लिख रहे हैं। पहला पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी हिमालय, तीसरा इंडो म्यांमार, चौथा सुंडा लैंड। लेकिन यहां पर कहा जाए कि पूर्वी हिमालय और इंडो म्यांमार, जो तीसरा इंडो म्यांमार का दिखाया जा रहा है, अपने भारत का कुछ एरिया यानी कि 10% एरिया अपने भारत में और 90% एरिया म्यांमार का दिखाया जाता है। यानी कि अपने भारत में 10% एरिया इंडो म्यांमार के अंतर्गत आता है। तो वो 10% हम इंडो म्यांमार में न जोड़ करके वो पूरा पूर्वी हिमालय का ही एरिया हम शामिल कर लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भारत में 3 ही जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी हिमालय, तीसरा इंडो म्यांमार। लेकिन इंडो म्यांमार को या पूर्वी हिमालय में ही जोड़ देते हैं। और तीसरा नंबर सुंडा लैंड। पश्चिमी घाट में जैव विविधता के विनाश का कारण इंडस्ट्रियां, उद्योग है, उद्योग लगाए गए, इसलिए यहां पर जैव विविधता का विनाश हुआ। लेकिन पूर्वी हिमालय और सुंडा लैंड, यहां पर स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग फार्मिंग के द्वारा वन जलाए गए और जीव जंतु समाप्त हुए, जैव विविधता का विनाश हुआ। तो यह कहा जाए कि इन क्षेत्रों में जैव विविधता से परिपूर्ण था। ये कह लीजिए पूरा भारत जैव विविधता से परिपूर्ण है, लेकिन इन क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक है। और सर्वाधिक इसलिए है, हमने बताया था कि जैव विविधता सर्वाधिक उस एरिया में पाई जाएगी जहां तापमान भी अधिक हो और वर्षा भी अधिक हो। इन क्षेत्रों में वर्षा भी अधिक होती है, तापमान भी अधिक है। वर्षा अधिक होने से यहां सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं, वनस्पतियों की प्रजातियों में विविधता पाई जाती है, और इन्हीं विविधताओं में इसलिए यहां पर जीव जंतुओं की भी विविधता पाई जाती है। इसलिए इन क्षेत्रों में इंडस्ट्री और इन क्षेत्रों में स्थानांतरणशील कृषि के लिए अधिक होने के कारण यहां जैव विविधता का विनाश हुआ है, जैव विविधता का विनाश हुआ। जैव विविधता के बारे में देखिए, यहां पर नोट कर लीजिएगा, 2 लाइनें नोट करना यहां पर आवश्यक है। जैसे पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में हॉट स्पॉट, पश्चिमी घाट में हॉट स्पॉट बनने का कारण
बनने का कारण उद्योग हैं, इंडस्ट्रियां हैं। जबकि दूसरा पॉइंट है, जबकि पूर्वी हिमालय तथा सुंडालैंड में हॉट स्पॉट बनने का कारण स्थानांतरणशील कृषि है। स्थानांतरणशील कृषि है। स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग फार्मिंग, शिफ्ट करना, जिसे झूम खेती कहा जाता है। अपने उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती कहते हैं। यहां पर अब आपको यह जानना जरूरी है कि स्थानांतरणशील कृषि किसे कहते हैं। अब यहां पर स्थानांतरणशील कृषि के बारे में आप देखिए। स्थानांतरणशील कृषि शिफ्टिंग फार्मिंग, किसे कहते हैं? स्थानांतरणशील कृषि का तात्पर्य है कि ये ऐसी कृषि है, ये सबसे प्राचीन कृषि पद्धति है। सबसे पहले इसी प्रकार की कृषि का प्रचलन हुआ। यह सबसे प्राचीन कृषि पद्धति है। यह कृषि स्थान परिवर्तन करते हुए की जाती है। जहां पर संसाधन होते हैं, अच्छी मिट्टी है, सिंचाई के साधन हैं, वहां पर कृषि की जाती है। फिर दूसरे साल जहां पर स्थान और सिंचाई के साधन मिले वहां की जाएगी, क्योंकि पहले के जो लोग थे वो एक स्थान पर नहीं रहते थे, वो चलते फिरते हुए कृषि करते थे, स्थान परिवर्तन करते हुए कृषि करते थे। लेकिन आज वर्तमान में सभी लोगों के नाम जमीन अलॉट हो गई है, जहां जिसका खेत होगा वहीं पर कृषि करेगा। पहले ऐसा नहीं था। स्थान परिवर्तन करते हुए कृषि की जाती है। लेकिन आज वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्रों में जनजातियों के द्वारा वनों को काटकर, जलाकर खेत बनाए जाते हैं, वहां पर कृषि की जाती है। ऐसी कृषि को स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। वनों को काटना और जलाना, स्लैश एंड बर्न, काटना और जलाना, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियां बहुत तीव्र गति से विनाश हुई, इसीलिए पूर्वी हिमालय में जैव विविधता का विनाश हो गया। इस कृषि को विश्व में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो स्थानांतरणशील कृषि को विश्व में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे लदांग कहते हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहते हैं। मिल्पा मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में कहते हैं, मध्य अमेरिका। रोका कहते हैं ब्राजील में। चेन्ना कहते हैं श्रीलंका में। झूम खेती कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी
भारत। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वही आपके पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, यहाँ से जैसे कहा जाए असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 7 सिस्टर स्टेट क्षेत्र में इसको झूम खेती कहते हैं। अब झूम खेती में कोई अलग प्रकार की फसलें नहीं होती, यही फसलें होती हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में सब्जियां या गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इस तरह के वहां भी फसलें, आलू, ये सब लगाते हैं। यही सारी फसलों को ही वहां झूम खेती के नाम से जानते हैं। इसके जैव मंडल और जैव विविधता के बारे में आप लोग जानकारी कर चुके हैं। इसी में आपको वन्य जीव के बारे में भी अध्ययन करना। वन्य जीव जो जंगली जीव हैं, इनके संरक्षण की बात कही गई है। आप पहले ये जानते होंगे, बताया जा चुका है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी लागू हो चुका है। यहां पर हेडिंग डाल लीजिएगा, वन्य जीव, वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, जंगली जीव। वन्य जीव में पहला पॉइंट नोट करिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू किया गया। किसी भी जंगली जीव की हत्या करना एक कानूनी अपराध है। किसी भी जंगली जीव की हत्या नहीं कर सकते, करना एक कानूनी अपराध है। दूसरा पॉइंट है, वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? देहरादून, देहरादून में। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर देहरादून। वन्य जीवों का अपने भारत में सप्ताह महोत्सव मनाया जाता है, जो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, वन्य जीव सप्ताह महोत्सव, महोत्सव 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर ये मनाया जाता। तो वन्य जीव सप्ताह महोत्सव अपने भारत में मनाया जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय वन्य जीव, अंतरराष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर। अब इसी के आगे हम पढ़ते हैं। वन्य जीव के ही बारे में इतनी जानकारी के बाद अगले शिफ्ट में हम आएंगे टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना। बाघ परियोजना में पहला पॉइंट है, बाघ
परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई। बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कुल बाघों की संख्या बाघों की संख्या 2967 टोटल 2967 बाघ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं। पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है, तो भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं। फिर दूसरा राज्य है कर्नाटक में 524 बाघ हैं। दूसरा राज्य कर्नाटक, जहां पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन के अनुसार ही हम यहां लिख रहे हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 1 अप्रैल 1973 को हुई। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 बाघ हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं। दूसरा राज्य कर्नाटक है। किसी क्षेत्र में जहां पर बाघ हैं वह क्षेत्र आरक्षित घोषित किया जाता है, तो बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व एरिया, भारत में कुल टाइगर रिजर्व एरिया है, तो इस समय 51 टाइगर रिजर्व एरिया हैं। क्वेश्चन बनता है, भारत में कुल बाघ आरक्षित क्षेत्र, भारत में कुल बाघ आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 51 है। दूसरा है क्वेश्चन, इसी में आगे हम शिफ्ट करेंगे। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो यहां पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम जिला, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, श्रीशैलम जिला में है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत
भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है बोर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है बोर। ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। तो देखिए यहां पर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र नागार्जुन सागर है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्र बोर ये महाराष्ट्र में है। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अब कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं। जैसे कहा जाए भारत में कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं तो 51, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र, कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं 3 हैं। 3 में से देखिए पहला कौन सा है, पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र। दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र ये लखीमपुर खीरी में है। दूसरा है, यहां पे लिख सकते हैं लखीमपुर। दूसरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र। ये पीलीभीत जिले में ही है, पीलीभीत। और तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र ये बिजनौर जिले में है, बिजनौर जिले में। तो उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। बाघ परियोजना से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमने सारे पॉइंट यहां पर लिख दिए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसके अगले क्रम में हम पढ़ेंगे हाथी परियोजना। एलिफेंट प्रोजेक्ट। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई। कब हुई ये सन याद रखना है। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई। अगले क्रम में हम देखेंगे हंगुल मृग परियोजना। हंगुल मृग परियोजना की शुरुआत 1970 में हुई, 1970। हंगुल मृग ये भारत में जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, दाचीग्राम अभयारण्य में। तीसरा है थामिन मृग परियोजना। थामिन मृग परियोजना 1977 में शुरू की गई। थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं, मणिपुर राज्य में ही पाए जाते हैं। और देखिए हंगुल मृग कहां पाए जाते हैं, दाचीग्राम
अभयारण्य दाचीग्राम अभयारण्य में पाए जाते हैं। दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। थामिन मृग ये मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। ये परियोजना 1970 में शुरू हुई, 1977 में शुरू की गई। इसके बाद कछुआ परियोजना, कछुआ परियोजना की शुरुआत 1975 में हुई, 1975। नेक्स्ट है गैंडा परियोजना। गैंडा की शुरुआत 1987 में, 1987 में 1987 में शुरू की गई। और अगला है गिद्ध परियोजना। गिद्ध परियोजना की शुरुआत 2006 में शुरू की गई। जितनी भी परियोजनाएं पूछी गई हैं वो सन पूछे गए हैं, किस सन में स्टार्ट की गई। जैसे मुख्य इनमें से टाइगर प्रोजेक्ट है। टाइगर प्रोजेक्ट हमेशा पूछा जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 1 अप्रैल 1973, सन याद होना चाहिए, 1973 में हुई। हाथी परियोजना 1992, हंगुल मृग 1970, थामिन मृग 1970, 1977, और कछुआ परियोजना 1975, गैंडा परियोजना 1987 और गिद्ध परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में शुरू की गई। यह कहा जाता है कि अगर कोई जीव पृथ्वी पर 50 वर्षों से नहीं देखा गया है तो वह विलुप्त घोषित किया जा सकता है या विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। गिद्ध मतलब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, संकट प्रजाति है, संकटग्रस्त है, लेकिन अभी इनको विलुप्त घोषित नहीं किया गया क्योंकि अभी 50 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं हो। गिद्ध कहा जाए कि गिद्धों को सफाई कर्मी के रूप में भी जाना गया। ये एक सफाई कर्मी के रूप में थे, लेकिन आज इन गिद्धों की संख्या या गिद्ध बिल्कुल नहीं रह गए। आज मरे हुए जानवर जो कि तुरंत ये सफा कर देते थे, इनके ना होने से उन जानवरों में, मरे हुए जानवरों से प्रदूषण, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और उस प्रदूषण से तमाम प्रकार की बीमारियां भी हो रही हैं। ये कह लीजिए, ये कहा गया था कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वह सभी प्रकृति के कर्मचारी हैं, वह प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं। गिद्ध भी प्रकृति के लिए कार्य कर रहे थे, वो भी सफाई कर्मी के रूप में संलग्न थे। आज उनके न होने से वायु प्रदूषण बढ़ा है, यानी कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण के लिए ये कहा जाए कि बहुत ही अनिवार्य थे, ये अनिवार्य जीव थे, लेकिन इनका भी समापन लगभग हो चुका है। अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डेक्लोफेनक के प्रभाव से हुई थी। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अधिकांश गिद्धों की मृत्यु
पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा, दर्द निवारक पेन किलर दवा, उस दवा का नाम है डिक्लोफेनक। डिक्लोफेनक के प्रभाव से हुई। डिक्लोफेनक के प्रभाव से हुई। अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा, ये पेन किलर दवा थी, डिक्लोफेनक, डिक्लोफेनक के प्रभाव से हुई। क्योंकि जब डिक्लोफेनक इंजेक्शन पशुओं को दर्द निवारक के लिए दिया जाता था, अगर कोई जानवर को चोट लगी है या दर्द कंट्रोल करने के लिए डिक्लोफेनक इंजेक्शन दिया जाता था, और वही डिक्लोफेनक जब जानवर मरते थे तो उनका मांस गिद्ध खाते थे, और उसी डिक्लोफेनक का प्रभाव गिद्धों के शरीर में भी गया, जिससे इस दवा के प्रभाव से गिद्धों की किडनी फेल होने लगी, जिससे गिद्ध मरने लगे। जब गिद्धों का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें यह रिपोर्ट आई कि गिद्धों के मरने के पहले उनकी किडनी फेल हुई, और किडनी फेल होने का कारण डिक्लोफेनक दवा बताया गया। आज डिक्लोफेनक दवा प्रतिबंधित है, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इन परियोजनाओं के अलावा भी हम वन्य जीव में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क एवं अभयारण्य, अभयारण्य सेंचुरीज, इनके बारे में हम पहले ये जाने कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य क्या है। राष्ट्रीय उद्यानों में यह एक प्राकृतिक रूप से जंगल बनाया जाता है, जिसमें जानवरों को रखा जाता है, जंगली जीवों को रखा जाता है। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। यह प्रकृति के रूप में जीव इस एरिया में रहते हैं। स्वतः जो शिकार करने वाले जीव होते हैं वो स्वतः अपना शिकार करते हैं। उसी तरीके से ये अभयारण्य भी होता है, और इस बहुत बड़े एरिया को चार दीवारी यानी कि बाउंड्री खींची जाती है, जिससे जंगली जीव बाहर ना जा सकें। लेकिन इनका जो एरिया होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। उस एरिया में जंगली जीव अपने प्राकृतिक के रूप से यह भ्रमण करते हैं, अपना शिकार यह स्वयं तय करते हैं। इस तरह के जंगली मतलब जंगल को, प्राकृतिक रूप से बने हुए जंगल को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर इतना है कि राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, जबकि अभयारण्यों के प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। तो राष्ट्रीय उद्यान सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मैनेजमेंट किए जाते हैं, और जो अभयारण्य हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेजमेंट किए जाते हैं। बस अंतर इतना है, बाकी प्राकृतिक आवास बिल्कुल सेम दोनों का होता है। यहां पर अब हम ये चर्चा करें कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। अगर हम सर्च करें, नेट में सर्च करें, गूगल में सर्च करें, तो उसमें 104 टोटल 104 राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है। और इसमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है
तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो हिमिस है ये लद्दाख में है। लद्दाख संघ शासित राज्य हो गया है, लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बंटन है। साउथ बंटन है। ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। अंडमान निकोबार द्वीप में है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बंटन, अंडमान निकोबार में है। देखिए, विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, काबुल लामजाओ, ये मणिपुर में है, लोकटक झील में है। तो यहां क्वेश्चन लिख लीजिएगा, विश्व या आप ये ऐसे एक आबलिक भारत, भाई विश्व का है और वो भारत में है, तो विश्व या भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ ये मणिपुर में है। मणिपुर, लोकटक झील में बना हुआ है। कृत्रिम रूप से फर्नीचर का बनाया गया है, जिसमें सारे जीव जंतु या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया गया है। ये विश्व का या भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम केबुल लामजाओ, ये मणिपुर राज्य में है और ये लोकटक झील में है। देखिए, यहां पर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस लद्दाख में है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बंटन, ये अंडमान निकोबार में है। विश्व या भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है, ये मणिपुर राज्य में लोकटक झील में है। अब अगला क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय उद्यान से कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। ब्रैकेट में लिखिए उत्तराखंड राज्य में है जिम कॉर्बेट। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, 1936 में हुई थी। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उतने हमने पॉइंट यहां पर लिखे हैं। अब रही बात की 104 राष्ट्रीय उद्यानों की हम सूची ना बना करके जो मेन राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है उसकी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि यहां पर 104 राष्ट्रीय उद्यान नहीं रटे जा सकते हैं। हम केवल कुछ जो कि क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं
जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, लगभग क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो एक कॉलम में हम लिखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे राज्य। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। पहला राष्ट्रीय उद्यान जैसे आप लोग जान गए हैं, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। अच्छा, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इसका हमें सन याद होना चाहिए 1936 में। और इसका पुराना नाम था, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ, जिम कॉर्बेट इसका नाम रखा गया। ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। फिर इसके बाद दूसरा हम इसी में जोड़ते चले, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। दूसरा है नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। इसके बाद हम अगले क्रम में दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर प्रदेश में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर में है। और उत्तर प्रदेश का यही एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इसका सन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद अगले क्रम में हम चलेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में है, बिहार में है। अगला है खगनचंद्र जेंडा, खगनचंद्र जेंडा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में है, सिक्किम, सिक्किम में। इसी के क्रम में हम ऊपर लिखेंगे खगनचंद जेंडा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह सिक्किम राज्य में है। इसके अलावा हम आते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, असम में। अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है, असम में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। अगला है कान्हा किसली, कान्हा किसली
राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। जितने नेशनल पार्क लिख रहे हैं लगभग क्वेश्चन में यही नेशनल पार्क रिपीट होते रहते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण नेशनल पार्क आपको मालूम होने चाहिए। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। और देखिए पेरियार ये हाथियों के लिए फेमस है, हाथियों के लिए है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, और राजस्थान के भरतपुर जिले में है। क्वेश्चन पूछता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो भरतपुर जिले में है। और यहां पर केवलादेव में ही घाना पक्षी विहार है। घाना पक्षी विहार जो कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, वर्ल्ड सेंचुरी है। ये भरतपुर जिले में ही है, राजस्थान के। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान के अलवर जिले में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए फेमस है। एशियाई शेरों के लिए फेमस है, लायन शेरों के लिए फेमस है, जिसे बबर शेर कहते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। तो ये लगभग 20-22 जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये लगभग परीक्षा में कोई भी परीक्षा हो बार बार यही रिपीट होकर के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर इतने राष्ट्रीय उद्यान आपको मालूम है तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन मिल जाता है। आप कोई भी ऑल इंडिया कोई भी परीक्षा दीजिए, उसमें लगभग इतने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ हमने वन्य जीवों के बारे में हमने बताया, कुछ परियोजनाएं भी बताई, राष्ट्रीय उद्यान भी बताए। कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं सर्वाधिक, अब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान किन राज्यों में है, इस तरह से हमने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और अगले क्रम में हम आपको अभयारण्य के बारे में बताएंगे और भारतीय वनस्पतियों के बारे में बताएंगे, या भारतीय वनस्पतियां हैं, इसके अलावा आपके जो इकोसिस्टम, इकोलॉजी और इकोसिस्टम का पार्ट है वो भी इसी में हमें जोड़ना है। एग्रीकल्चर का भी पार्ट इसी में अगले क्रम में ही जोड़ना है। तो क्रम के अनुसार हम चलते चलेंगे और जैव मंडल पार्ट में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने के बारे में हम क्रमशः जानकारी देते चलेंगे। आज
के वीडियो में हम यहीं तक हैं। जय हिंद, जय भारत।